हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम आगे की नेक्स्ट डिडक्शंस करने जा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट डिडक्शन है वो है हमारी 80GGA की। अब इसके अंदर अगर किसी भी तरह की डोनेशन की जाती है साइंटिफिक रिसर्च या फिर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो इस टाइम पर इस डिडक्शन पर जो असेसी है वो क्लेम कर सकता है। अब this deduction is available to those assessees only whose gross total income does not include income from business or profession। यानी ये वही assessee ही कर सकता है इसको क्लेम जिसके जो है बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड ना हो और इसकी 100% तक की डिडक्शन अलाउड हो जाती है। अब डोनेशंस या एक्सपेंसेस अगर किए गए हैं तो वो कौन कौन से होंगे। अमाउंट अगर किसी भी अप्रूव्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी साइंटिफिक रिसर्च को दिया गया है या सोशल साइंस या स्टैटिकल रिसर्च के लिए दिया गया है तो वो अमाउंट आपके लिए एग्जम्प्ट होगा, यानी उसकी डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है अमाउंट पेड टू अ रूरल डेवलपमेंट फंड सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 35CCA। यानी अगर किसी भी तरह का अमाउंट रूरल डेवलपमेंट फंड के अंदर पे किया गया है और जो कि सेटअप की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर पर्पस से सेक्शन 35CCA के अंदर, तो उस टाइम पर अगर आपने इस फंड के अंदर अमाउंट डिपॉजिट कराया है या डोनेशन दी है तो इसकी डिडक्शन 100% की अवेलेबल हो जाएगी। फिर अगर किसी भी तरह का आपने अमाउंट पे किया है नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिक्शन फंड के अंदर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही नोटिफाइड और सेटअप किया गया था, तो इस केस में भी आपको डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद है अगर किसी भी तरह का अमाउंट दिया गया है किसी इंस्टीट्यूशन में, आपने दिया है किसी एसोसिएशन में या किसी सोसाइटी को या कोई लोकल अथॉरिटी को जो कि नेशनल कमेटी के द्वारा अप्रूव्ड है, और ये नेशनल कमेटी किस लिए रन अप की गई है, एलिजिबल प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए और सोशल अपलिफ्टमेंट करने के लिए, तो इस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। असेसी को लेकिन इसके लिए क्या कराना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा या प्रोड्यूस करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 35AC। उसके बाद कोई भी डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगी अगर आपका अमाउंट 1000 या 2000 से ज़्यादा हो, आपने कैश में पे किया हो। ठीक है, अगर आप 2000 से ज़्यादा या 1000 से ज़्यादा का जो अमाउंट है अगर आप वो उसमें पे करते हैं चेक्स वगैरह में अदर देन कैश फॉर्म में, तो आपको डिडक्शन अवेलेबल होगी, अदरवाइज डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट डिडक्शन आती है, वो आती है GGB की। अगर किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा मतलब कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज़ में हुआ है बाय कंपनीज जो हैं वो कर रही हैं, तो इस केस में भी आपको 100% की डिडक्शन अलाउड हो जाती है। दिस डिडक्शन इज़ अवेलेबल टू एन इंडियन कंपनी को ही अवेलेबल होगी, और ये जो डिडक्शन है कितने की अलाउड होगी, 100% की, जितना भी आपने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड या किसी एक इलेक्टोरल ट्रस्ट से रिलेटेड। ठीक है, डोनेशन जो है वो कैश में होनी चाहिए, कैश में डिडक्टेबल नहीं है। ठीक है, अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी, और कंट्रीब्यूशन जो है आपकी सब्सक्रिप्शन या डोनेशन के रूप में ही होना चाहिए, किसी अदर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है डिडक्शन आती है वो आती है GGC की। ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा है लेकिन किसी पर्सन के द्वारा। बी में, सेक्शन बी में यानी GGB के अंदर क्या था कि कंपनीज कर रही थी डोनेशन, कंट्रीब्यूट कर रही थी कंपनीज, बट अब कंट्रीब्यूशन किसका है, किसी पर्सन का। यहाँ पर कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है ये डिडक्शन, और ये जो डिडक्शन है ये भी आपको 100% की अलाउड हो जाती है, और कैश पेमेंट यहाँ पर भी अलाउड नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारी QQB की, यानी सेक्शन 80 QQB। अब इसमें क्या होता है, अब रॉयल्टी के ऊपर डिडक्शन मिलती है, जो आपकी रॉयल्टी इनकम है ऑथर्स की उनके ऊपर डिडक्शन मिलती है। अब ये रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी में क्या होता है कि जैसे किसी ने बुक लिखी है, ठीक है, कोई ऑथर है उसने कुछ लिखा है और उसके ऊपर उसने कॉपीराइट ले लिया, ठीक है, और बाद में वो किसी दूसरे पर्सन को अगर वो यूज़ करने के लिए दे रहा है और उसके बदले में कुछ अगर रिसीव कर रहा है तो उसको हम कहेंगे रॉयल्टी, यानी जो भी रिसीव कर रहा है अमाउंट उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डिडक्शन कौन कौन ले सकता है, ऑथर्स या को ऑथर्स जो कि रेजिडेंट हैं इंडिया में। अब इसका आइटम एलिजिबल क्या है, लमसम पेमेंट है
इन रिगार्ड टू रॉयल्टीज़ के रिगार्डिंग आपको लमसम पेमेंट होगी या फिर कॉपीराइट फीस इंक्लूडिंग एंड एडवांस पेमेंट ऑन एन अकाउंट ऑफ सच रॉयल्टीज़ और कॉपीराइट फीस विच इज़ नॉट रिटर्नेबल, यानी आपको उस कॉपीराइट पर या उस रॉयल्टी पर, ठीक है, आपको जो भी अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, चाहे आपकी वो इन द फॉर्म ऑफ फीस है तो या कोई एडवांस पेमेंट भी यहाँ पर इंक्लूड की जाती हैं, लेकिन वो रिटर्नेबल ना हो। यानी अगर आपने कोई भी अमाउंट, आप ऑथर हैं, आपने कोई भी अमाउंट रिसीव्ड किया है और रिसीव करने के बाद वो आपकी इनकम बन गई, आपने उसको रिटर्न नहीं करना। अगर रिटर्न करना होगा तो वो उस रॉयल्टी इनकम में नहीं आएगी, ठीक है, रिटर्न नहीं करना तो आएगी। अब क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या होता है यहाँ रॉयल्टी इनकम से रिलेटेड, जितना भी आपका होल अमाउंट है उसका 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक्स कितनी सोल्ड की गई, उसमें माइनस करोगे वो सारे एक्सपेंसेस जो भी उस इनकम को लेने के लिए हुए हैं। यानी जितना भी आपका रॉयल्टी रिसीव्ड हुआ उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और उसका 15% निकाल लेंगे उस होल इनकम का, या फिर 3 लाख जो भी लेसर अमाउंट होगा उसकी आपको डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। कंडीशंस क्या हैं, अगर रॉयल्टी ज़्यादा है 15%, इफ़ रॉयल्टी इज़ मोर देन 15% और इज़ रिसीव्ड इन लमसम तो डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी। यानी 15% से ज़्यादा अगर आप रॉयल्टी की डिडक्शन चाहते हैं तो अवेलेबल नहीं होगी, 15% तक ही होगी, या फिर 3 लाख जो भी लेसर अमाउंट होगा, ठीक है। असेसी को जो है रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में, कोई फॉरेन, यहाँ पर फॉरेन ऑथर जो है वो नहीं ले सकता इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। ऑथर और को ऑथर जो होते हैं बुक्स के उन्हीं को ही डिडक्शन यहाँ पर मिलेगी। असेसी शुड सबमिट, उसको जो है असेसी को एक सर्टिफिकेट सबमिट कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 10CC D अलॉन्ग विद, उसके साथ क्या होगा, सर्टिफिकेट के साथ उसकी रिटर्न ऑफ इनकम। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि बुक्स की रिगार्डिंग मिलती है कि आपने बुक लिखी है उसके रिगार्डिंग। अब बुक में क्या क्या आ जाता है, बुक्स शॉल नॉट इंक्लूड्स ब्रोचर्स, कमेंट्रीज, डायरीज, गाइड्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल्स, ट्रैक्ट्स एंड अदर पब्लिकेशन ऑफ सिमिलर नेचर। ये सारी चीज़ें बुक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है, बाकी अदर्स हम बुक के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी डिडक्शन है RRB, यानी अंडर सेक्शन 80G RRB। अब यहाँ पर रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स के ऊपर डिडक्शन मिलती है। इस डिडक्शन को कौन कौन क्लेम कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है इंडिया में और पेटेंटी, ठीक है, जिसके पास इसका राइट होगा। आइटम एलिजिबल क्या है, जो भी आपको रॉयल्टी रिसीव्ड हो रही है अंडर पेटेंट राइट, आपने पेटेंट करा रखी हो, पेटेंट एक्ट के अंदर अपना जो भी राइट है उसको पेटेंट करा रखा है, और किसके बाद, आफ्टर 31 मार्च 2003 के बाद आपने अपने आप को रजिस्टर करा रखा हो, या आपकी जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, कुछ नई चीज़ें आपने इन्वेंट की हैं, अगर उसको पेटेंट करा रखा है तो वो आपने कब करा रखा हो, 31 मार्च 2003 के अंदर अंडर द पेटेंट एक्ट 1970। अब इसकी क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितनी मिलेगी, होल ऑफ सच इनकम, यहाँ पे कोई 15% का कोई वो नहीं है, यहाँ पर पूरी की पूरी इनकम लोगे और 3 लाख लोगे, जो भी लेसर अमाउंट होगा उसकी डिडक्शन दे दोगे, ठीक है। फिर इसमें कंडीशंस क्या हैं, असेसी जो है वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में, असेसी का नेम जो है उस पेटेंट रजिस्टर में लिखा होना चाहिए जो भी ओरिजिनल इन्वेंटर है, ठीक है। उसके बाद GTI ऑफ द असेसी शुड इंक्लूड इनकम ऑफ रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी में आपका GTI में ये इनकम जो है रॉयल्टी की इंक्लूड होनी चाहिए, उसके बाद ही डिडक्शन मिलेगी। यानी कि पहले आपने उस रॉयल्टी की इनकम को इंक्लूड करना है और उसके बाद उसकी डिडक्शन को क्लेम करना है। असेसी मस्ट सबमिट अ सर्टिफिकेट, वही है, सबमिट कराना पड़ेगा उनको सर्टिफिकेट, और फॉर्म नंबर कौन सा होगा, 10CCE, और क्या साथ में सबमिट कराना होगा, रिटर्न ऑफ इनकम। फिर नेक्स्ट हमारी डिडक्शन है सेक्शन 80TTA। अब इसके अंदर डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो आपको इसकी डिडक्शन अवेलेबल हो जाती है। कौन कौन इंटाइटल्ड है डिडक्शन को क्लेम करने के लिए, इंडिविजुअल और HUF। आइटम कौन सा एलिजिबल है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन अ सेविंग अकाउंट विद
अगर आपने अपना जो है डिपॉजिट वहाँ पर करा रखा है, उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट यहाँ पर रिसीव्ड होने की बात हो रही है, अगर रिसीव्ड होता है तो उसके रिगार्डिंग आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो ये आपकी इनकम से रिलेटेड है, ना कि एक्सपेंडिचर से। तो अगर आपने कहाँ पर करा रखा है अपना सेविंग अकाउंट को, कहाँ पर ओपन कर रखा है, बैंक में या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में या किसी बैंकिंग बिजनेस के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है, तो इसकी डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगी। और क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है, पूरा का पूरा अमाउंट, और 10,000 जो भी लेसर अमाउंट होगा। किसी भी तरह की डिडक्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है फर्म के पार्टनर्स को, एओपी या बीओआई के मेंबर्स को, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिडक्शन है हमारे पास सेक्शन 80TB। ये जो डिडक्शन है ये मिलती है डिपॉजिट्स के ऊपर ही, लेकिन यहाँ पर क्या केस है, सीनियर सिटीजन का। कौन सा पर्सन एलिजिबल है, सीनियर सिटीजन। और आइटम क्या है, वही आइटम होंगे नॉर्मल आपका बैंकिंग बिजनेस का, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस, ठीक है। बस यहाँ पर क्वांटम ऑफ डिडक्शन थोड़ा सा अलग है कि ये 50,000 का अमाउंट यहाँ पर दे दिया और होल इनकम जो भी लेसर होगा। और एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है कि यहाँ पर डिडक्शन किसी भी तरह से अलाउड नहीं होगी किसी भी पार्टनर को, फर्म के या कोई भी एओपी और बीओआई को। यहाँ पर ये है एओपी, ठीक है, एओपी और बीओआई को, आई के मेंबर्स को मेनली, तो यहाँ पर उनको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती है। और सीनियर सिटीजन का मतलब बताया हुआ है कि कितना क्या मतलब होता है सीनियर सिटीजन का, जो कि इंडिया में रिसाइड करता है यानी रेजिडेंट है और जिसकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है, और किस टाइम पर, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी जो डिडक्शन है वो है अंडर सेक्शन 80U, डिडक्शन इन केस ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर किसी पर्सन की डिसेबिलिटी है तो उसको यहाँ पर ये डिडक्शन अवेलेबल हो जाती है। कौन कौन इंटाइटल्ड है इस डिडक्शन को लेने के लिए, इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है। और आइटम एलिजिबल क्या है, डिडक्शन किस चीज़ की मिलती है, पर्सन अगर डिसेबल्ड है तो डिडक्शन, ठीक है। उसके बाद है क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है, यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट रहता है। अगर पर्सन नॉर्मल डिसेबल्ड है तो आपको 75,000 की डिडक्शन देनी होगी, फिक्स्ड अमाउंट रहेगा। और अगर सिवियर डिसेबिलिटी यानी वो कभी ठीक हो ही नहीं सकती, नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा ही है, तो 1,25,000 का अमाउंट फिक्स्ड रहेगा, वो वहाँ पर आपको डिडक्शन देनी होगी। उसके बाद कंडीशंस क्या हैं, असेसी को जो है एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कराना होगा किसी भी कंसर्न मेडिकल अथॉरिटी के से लेकर, यानी उनसे लिखवा कर, तो मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराएगा, साथ ही साथ वो रिटर्न ऑफ इनकम भी जमा कराएगा। अगर कंडीशन डिसेबिलिटी की ज़्यादा है और अगर ऐसी कंडीशन है कि डिसेबिलिटी जो है उस दोबारा ज़रूरत है उसको रीअसेस करने की पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो देन उसका रीअसेसमेंट होगा और फिर से दोबारा जो है अगर फाइल सबमिट करानी है तो वो फिर रिटर्न ऑफ इनकम भी दोबारा से सबमिट उनको करानी होगी। सो आज यहाँ पर जितनी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड डिडक्शंस थी वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। बाकी हमारी कुछ सर्टेन इनकम्स वगैरह रह गई हैं, उनकी डिडक्शन रह गई हैं। तो जब हम आगे HUF का या हम पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर करेंगे तो उस टाइम पर मैं वो आपको करा दूँगी। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।